हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखो अपन ने सिग्नम फंक्शन का मीनिंग क्या था। सिग्नम फंक्शन को अपन एस जी एन ऑफ एक्स से डिफाइन करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या थी, इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। देखो मैंने आपको ये बताया कि सिग्नम फंक्शन के रेंज के अंदर ऑलवेज ओनली तीन ही पॉइंट आते हैं। कौन कौन सी वैल्यू बनती है, एक तो -1, 0 एंड 1। क्योंकि अपन ने इस फंक्शन को डिफाइन किया था x ग्रेटर देन 0 के लिए, एक x इक्वल्स टू 0 के लिए एंड एक x लेस देन 0 के लिए। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो मोड को अपन पॉजिटिव साइन से ओपन करते हैं, तो सिग्नम की वैल्यू क्या बन जाएगी, +1 बन जाएगी। और अगर आपने x की वैल्यू को नेगेटिव साइन से x को नेगेटिव लिया तो उस वाले केस में आपका मोड नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो सिग्नम की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। और अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो आपकी फॉर्म कौन सी वाली बनेगी, 0/0 की फॉर्म बनेगी और वो एक अनडिटरमाइंड या फिर अनडिफाइंड फॉर्म होती है। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को लिमिट पता होना चाहिए। अपन तो अभी बस इतना ही याद रखेंगे, अगर सिग्नम के अंदर सिग्नम का इनपुट x इक्वल्स टू 0 बनता है तो उस वाले केस में सिग्नम की वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, डोमेन एंड रेंज। ये जो है ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप +2 के अंदर बेसिक फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन के अंदर डोमेन एंड रेंज ही आने वाला है। ठीक है, डोमेन और रेंज पढ़ने से पहले आपको हर एक फंक्शन जो अपन ने पहले पढ़ लिए उनका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हर एक फंक्शन को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक, अब देखो, मान ली हेडिंग डाल लो। अपन सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन को अपन बोलते हैं प्रांत एंड रेंज को अपन बोलते हैं परिसर। देखो, डोमेन और रेंज का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पे मैंने आपको डोमेन और रेंज आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि डोमेन और रेंज होता क्या है। वो वाली चीज अपन पूरा डिस्कस अपन यहां पे करने वाले हैं। देखो, कोई भी एक फंक्शन में डिफाइन किया f R to B A to B में ये दो सेट हैं, ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया। एक फंक्शन में डिफाइन किया है A to B में, इट मीन्स जो A होता है उस फंक्शन का डोमेन बनता है एंड B को अपन उस फंक्शन का कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन का मतलब क्या हुआ, सह प्रांत। देखो, अगर ये जो आपने सेट A लिया है, इस सेट को अगर मैं ग्राफिकली या फिर वेन डायग्राम की फॉर्म में दिखाऊं तो ये मान लेता हूं कि सेट ए है। सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, ए बी सी एंड डी, और सेट बी के अंदर भी मैंने 4 एलिमेंट मान लिए। मान लेता हूं कि ये आपका ई एफ जी एंड और एच, ये 4 एलिमेंट रहे होंगे। यहां से देखो, ए जो है वो एफ से रिलेट है, बी ई से रिलेट है, सी जी से रिलेट है और डी एच से रिलेट है। और इसी के अंदर अब जी एच आई एक एलिमेंट और ले लेता हूं, क्योंकि मेरे को साथ के साथ रेंज को भी डिफाइन करना है। इसके लिए एक एलिमेंट अपन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो आपको कोडोमेन और रेंज के अंदर डिफरेंस क्या है वो चीज यहां पे क्लियर होगी। देखो, अगर मैंने ए के रेस्पेक्ट में, अब मैंने अगर ये पूछा कि x के ऊपर a के ऊपर फंक्शन f की वैल्यू क्या है, तो अपन बोलेंगे f। अपन ये भी बोल सकते हैं कि f ऑफ a इक्वल्स टू क्या बनेगा, f बनेगा। इट मीन्स ये आपका इनपुट हो गया और इसके रेस्पेक्ट में आपका आउटपुट क्या बन गया, f बन गया। ऐसे ही अगर आपने इनपुट f ऑफ b दिया होगा, इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट आपका क्या बना होगा, e बना होगा। ऐसे ही f ऑफ c इक्वल्स टू आपका g बन रहा है एंड f ऑफ d इक्वल्स टू यहां पे h बन रहा है। ये वाली बात क्लियर सभी को। देखो, इनपुट आपने a दिया, उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट f बना था। इनपुट b दिया, इनपुट B दिया, आउटपुट E बन गया। इनपुट C दिया, आउटपुट G, इनपुट D और आउटपुट H। जो भी अपन इनपुट देते हैं, इनपुट की हर एक वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इट मींस अपन ये बोल सकते हैं कि जो आपका सेट A है, सेट A के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज नॉन एज डोमेन। ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट को, उसको डोमेन को, हर एक एलिमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, डोमेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपके डोमेन हो गया।
ये आपका डोमेन बनेगा। एंड सेट बी के जितने भी एलिमेंट बनेंगे हर एक एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कोडोमेन। देखो ये तो आपने पहले डिफाइन कर दिया, तो आप लोग सर अगर ये कोडोमेन है तो आपका रेंज क्या बनेगा। अब देखो रेंज क्या बनता है, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई की जो वैल्यू आती है, ठीक है। अपन अगर रेंज की बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको अपन इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी रेंज की। देखो अपन ये भी बोल सकते हैं वैल्यूज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष जो y की वैल्यू है वो फंक्शन की क्या बनती है, रेंज बनती है। तो देखो ये आपने इनपुट डाला होगा, इनपुट के रेस्पेक्ट में ये आपका आउटपुट बना होगा, तो ये हर एक जो वैल्यू है इन सभी वैल्यूज को अपन क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। और जो अपन इनपुट डालते हैं वो इनपुट को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। और कोडोमेन क्या हो गया, देखो अगर अपन कोडोमेन की बात करते हैं तो ये पूरे एलिमेंट जो आएंगे सेट बी के पूरे एलिमेंट ई एफ जी एच आई, ये हर एक एलिमेंट तो क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। और इनपुट के रेस्पेक्ट में जो आपका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट कौन कौन से आ रहे हैं, ओनली 4 एलिमेंट आ रहा है। तो रेंज के अंदर तो कौन सी वैल्यूज को अपन इंक्लूड करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में जो आपका आउटपुट बनता है वो तो आपका रेंज बनेगा। एंड कोडोमेन क्या बनता है, सेट बी के सभी एलिमेंट को अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कोडोमेन के अंदर। ये वाली बात क्लियर है सभी को। अब देखो जैसे मान लिया ये फंक्शन जो है f, इसको अपन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऐसे भी तो बोलते हैं, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो गया। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड x को अपन क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से आपके पास में एक डेफिनेशन और आ गई। अगर अपन डोमेन की बात करते हैं, डोमेन की अगर अपन बात करेंगे तो डोमेन क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो सेट बनेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो सेट बनेगा उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं। और अगर अपन y की बात, रेंज की बात करें तो वो क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो सेट बनेगा, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा, y बन जाएगा। अरे यस और नो, ये क्लियर सभी को। अगर अपन बात करें द कंप्लीट सेट ऑफ, अगर अपन यहां पे डोमेन की बात करें, द complete set of possible values of independent variable, ये आपका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। और अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का सेट बन जाएगा। और अगर देखो ये तो क्या था, जब आपको सेट की फॉर्म में दे रखा होगा, अगर मान लो आपको फंक्शन दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, उस फंक्शन के अंदर डोमेन निकालने का मतलब क्या है, ठीक है। अपन ये भी बोल सकते हैं डोमेन तो क्या हो गया, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एक्स की वो सभी वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। अगर सेकंड डेफिनेशन की अगर बात करें अपन, डोमेन देखो, डोमेन क्या बनेगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो सभी वैल्यू जिनके लिए आपका फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। अब देखो डिफाइन होने का मतलब क्या हुआ, ये सब चीजें अपन ने पहले देख लिया है। अपन ने स्क्वायर रूट फंक्शन देखा था,
उसको अपन ने डिफाइन किया। स्क्वायर रूट फंक्शन में डिफाइन होने की कंडीशन क्या थी, रूट के अंदर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। इसके बाद में अपन ने रेशनल फंक्शन देखा था, वो डिफाइन कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अरे डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 बन जाएगी तो उस वाले केस में आपका रेशनल फंक्शन की वैल्यू क्या बन गई, इन्फिनिटी बन गया, और इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हर एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में उसके डिफाइन होने की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अपन log की बात करें तो log के अंदर आपने फंक्शन को डिफाइन किया था log ऑफ ax से, एंड ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब उसका इनपुट ग्रेटर देन 0 हो, बेस ग्रेटर देन 0 हो, एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। अब देखो जब आपको फंक्शन दे रखा होगा तो उन फंक्शन के अंदर 2-3 फंक्शन एक साथ में दे रखे होंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन दे दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया, या फिर सिग्नम फंक्शन दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, उन सभी को एक साथ में देके फिर आपसे डोमेन पूछेगा। तो अपन को कंडीशन तो वही लगानी है कि आपका फंक्शन कौन से कंडीशन के अंदर डिफाइन हो रहा है, वो कंडीशन अपन यहां पे यूज कर लेंगे। तो देखो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या बनता है, अगर जैसे मान लो कोई फंक्शन ग्राफिकली अगर अपन डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो जैसे मान लो ये कोई फंक्शन दे रखा था, यहां पे x इक्वल्स टू a दे रखा है एंड ये x इक्वल्स टू b दे रखा है। देखो x a इसके रेस्पेक्ट में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू में मान लेता हूं कि ये आपका t1 हो गया होगा, एंड इसके रेस्पेक्ट में या फिर y1 मान लेते हैं, ये y1 हो गया होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है, y2 बन रहा है। ठीक है, अब देखो जो अपन डोमेन फाइंड आउट करते हैं, डोमेन किसके ऊपर, डोमेन जो है वो अपन क्या करते हैं, मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, डोमेन हमेशा अपन एक्स एक्सिस के ऊपर चेक करते हैं, एंड अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या बनता है, मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। ये अपन हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो जब अपन सेट की बात कर रहे थे तो सेट के अंदर तो रेंज क्या आ रही थी, एक्स के रेस्पेक्ट में जो वाई की वैल्यू आ रही थी वो आपका क्या बन गया था, रेंज बन गया था। लेकिन वो तो क्या थे, कुछ एलिमेंट थे कि ये वाला एलिमेंट था, उसके रेस्पेक्ट में ये वाला एलिमेंट आ रहा था, उन सभी एलिमेंट्स का जो सेट बन रहा था उसको अपन क्या बोल दे रहे थे, रेंज बोल दे रहे थे। लेकिन ये तो फंक्शन है, फंक्शन के रेस्पेक्ट में अपन रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए देखो अपन क्या करेंगे, जो भी आपका डोमेन आ रहा था उस डोमेन के अंदर वाई एक्सिस के अंदर वैल्यू कहां तक चेंज हो रही है, आपका जो फंक्शन होगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वाई एक्सिस में, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो उसकी क्या होगी, रेंज होगी। कि अपन ये बोल देंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो यहां से लेके यहां तक, जैसे अपन साइन थीटा की बात करते हैं, अरे ये सोनू साइन थीटा क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हमेशा अपन 10th के अंदर ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 के इक्वल होती है। ठीक है, -1 to 1 के इक्वल होगी। तो अपन अगर साइन थीटा की रेंज को डिफाइन करेंगे तो साइन थीटा की रेंज क्या बन गई, -1 to 1। इट मींस अपन रेंज को साइन थीटा की कैसे बताते हैं, -1 से लेके 1 के बीच में। आपने क्या किया होगा, उसकी लोवेस्ट वैल्यू को पहले लिखा होगा, कोमा लगा के आपने क्या कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू को लिख दिया होगा, और ये वाई एक्सिस के ऊपर ही तो अपन वैल्यू चेक करते हैं। देखो अगर अपन साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा ग्राफ क्या बनता है, ये वाला ग्राफ बन गया, यहां पे वैल्यू क्या हो गई -1 और यहां पे वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो मिनिमम वैल्यू अगर y में बात करते हैं तो यहां पे मिनिमम, क्योंकि इससे नीचे कोई ग्राफ नहीं बन रहा, मिनिमम वैल्यू क्या बन गई -1, और कहां तक जाएगी वैल्यू, मैक्सिमम में 1 तक जाएगी। अब y एक्सिस की अगर अपन बात करते हैं तो y एक्सिस के अंदर ग्राफ जो आ रहा है वो इतने ही इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो y एक्सिस का जो इंटरवल बनेगा, जो रेंज बनेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसकी रेंज बोलते हैं। अरे यस और नो, तो अगर अपन यहां पे इस फंक्शन की बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी y1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई y2। आपको इसकी लोवेस्ट वैल्यू मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जो आपका डोमेन का हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू कुछ भी आ रही होगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि x इसका डोमेन x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक बन रहा है, तो अपन ये चेक कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू a के ऊपर वैल्यू क्या आएगी और x इक्वल्स टू b पे वैल्यू क्या आएगी। उन दोनों वैल्यूज का अपन क्या बना देंगे, इंटरवल बना देंगे, वही उस फंक्शन की रेंज बन जाएगी। लेकिन वो तो देखो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, रेंज क्या बनता है, उस फंक्शन की लोवेस्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू का जो इंटरवल बनता है वो आपका
इसका रेंज बनता है। देखो x इक्वल टू बी के ऊपर तो वैल्यू कुछ अलग आ रही है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो कहां पे आ रही थी, ये कुछ भी पॉइंट रहा होगा, मैं इसको x2 मान लेता हूं, उस पॉइंट के ऊपर y2 बन रहा होगा। तो अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज आपने क्या बताया कि अपन y एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं, और रेंज जो बनती है, रेंज बिलोंग्स टू क्या होता है, अपन यहां पे लिख देते हैं y मिनिमम से y मैक्सिमम का जो इंटरवल बनता है, y मिनिमम से y मैक्सिमम का जो इंटरवल बनेगा उसको अपन उस फंक्शन की रेंज बोलते हैं। अरे ये सोनो, अब देखो मैंने क्या क्या अभी तक बताया। डोमेन अपन ने देखा, डोमेन के अंदर क्या क्या अपन ने देखा, डोमेन क्या था, जैसे आपने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन डिफाइन किया, x की जो भी वैल्यू आएंगी हर एक वैल्यू को उस फंक्शन का अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, डिफाइन होने का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, हर एक फंक्शन के ऊपर उसके डिफाइन होने की कंडीशन अलग अलग लगती है। ठीक है, वो भी उस फंक्शन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ अब देखो इसी के ऊपर अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से सब चीजें आपको क्लियर होंगी कि कैसे अपन डोमेन निकालेंगे, कैसे अपन रेंज निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डोमेन के क्वेश्चन करेंगे और फिर रेंज के ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि रेंज जो है उसमें ऐसे फिक्स नहीं है कि आपको इस एक ही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, वो भी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इस टाइप का फंक्शन आ गया तो आपको रेंज इस टाइप से निकालनी पड़ेगी, दूसरे टाइप का कोई फंक्शन आ गया तो उस वाले केस में अपन को दूसरे टाइप से उसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेंज के 2-3 मेथड हैं, हर एक मेथड अपन बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो अपन एक चीज और कर लेते हैं, यहां पे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करने से पहले अपन एक चीज और कंप्लीट कर देते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और डाल देगा। ठीक, अब उन फंक्शन की डिफाइन होने की कंडीशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज और डोमेन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, वो चीज अपन यहां पे एक बार और क्लियर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करने वाले हैं डोमेन और रेंज के ऊपर। तो देखो हेडिंग डाल लेते हैं अपन, फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं टी फंक्शंस। टी फंक्शंस को ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या फिर त्रिकोणमितीय फलन। हाँ देखो टी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट फंक्शन होता है y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक, अब देखो आपने 10th के अंदर भी y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा, कोसेक्स का भी आपने ग्राफ देखा होगा। अब ये जो अपन ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वही जो अपन ने पहले भी मेथड फॉलो कर लिया है कि अपन क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाल लेंगे, वापस एक x का इनपुट और डालेंगे, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालेंगे, 2-3 इनपुट ले लिए, उसके रेस्पेक्ट में 2-3 आउटपुट बन जाएंगे। आउटपुट और इनपुट को मिला के आपने एक पॉइंट बना दिया, उन सभी पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करके कोई भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो आपका फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये तो क्या था, सिंपल मेथड था बिल्कुल, लेकिन अपन हर एक बार ऐसे करने नहीं बैठेंगे। आपको साइन एक्स कोसेक्स ये सभी ग्राफ तो क्या होने चाहिए, टिप्स में होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको। तो y इक्वल्स टू जो साइन एक्स का ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया, पॉइंट की वैल्यू रखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट आएगा, लेकिन फाइनली पॉइंट की वैल्यू रखने के बाद में जो ग्राफ बनता है वो वाला ग्राफ है, ऐसे ग्राफ बनता है, आगे ग्राफ ऐसे कैसे चलता रहेगा। अब देखो यहां पे पॉइंट जो आएगा ये 0 बनेगा, फिर यहां पे पाई बाय 2, ये पाई हो गया, 3 पाई बाय 2, 2 पाई एंड 5 पाई बाय 2, 3 पाई, 7 पाई बाय 2 एंड 4 पाई, ऐसे ग्राफ क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। यहां पे देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1 एंड मिनिमम वैल्यू क्या आएगी -1। देखो मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ, देखो पाई को अपन क्या बोलते हैं 180 डिग्री बोलते हैं, पाई बाय 2 क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर अपन बात करते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। हाँ ये आपने 1 बना दिया। अब सर अपन को तो 0 से लेके 90 डिग्री, जो 10 to 11th मूविंग जो बच्चे हैं उन बच्चों को 0 से लेके 90 डिग्री तक
की वैल्यू ही निकालना बताया होगा या फिर आपने डायरेक्टली वो याद किया होगा। जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसके अंदर आप कितनी भी डिग्री का वैल्यू आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना सा याद रखो कि π/2 के बाद में वापस वैल्यू पाई के ऊपर 0 बनती है, 3π/2 के ऊपर -1 बनती है। ये कैसे बनती है वो सब चीजें अपन बाद में चेक करेंगे। अभी आपने ओनली y = sin x का ग्राफ याद रखना है। इसका ग्राफ क्या होता रहेगा, ऐसे ग्राफ बनता रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना, ये 0, फिर पाई के ऊपर 0, फिर 2π के ऊपर 0, फिर 3π के ऊपर 0। यहां से आपको एक चीज का आइडिया लग गया होगा कि पाई के जो n मल्टीपल होते हैं, पाई का जो भी मल्टीपल आएगा हर एक मल्टीपल के ऊपर साइन की वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। एंड π/2 के जो ओड मल्टीपल बनते हैं, देखो ये π/2 का ओड मल्टीपल ये 1 हो गया, π/2 का ओड मल्टीपल 3 हो गया, π/2 का ओड मल्टीपल 5 हो गया। मैं ओड मल्टीपल की बात कर रहा हूं, 2n ± π/2 की बात कर रहा हूं। जो π/2 के ओड मल्टीपल्स होते हैं उसके ऊपर या तो वैल्यू +1 बनेगी या फिर -1 बनेगी, वो ऑल्टरनेटिव बनती है। देखो π/2 के ऊपर 1, 3π/2 में -1, 5/2 के ऊपर 1, 7π/2 के ऊपर वैल्यू वापस से -1 बन रही है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ग्राफ बनता है वो ऐसे इस साइड भी चलता रहेगा, आगे ये ग्राफ चलता रहेगा। तो इसके अंदर 2-3 चीजें अपन यहां पे नोट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या होगा, ये वाला जो ग्राफ बनेगा आपका एक कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा। ये f(n) का मतलब क्या है, फंक्शन ही है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होगी कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन बनेगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मींस एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में देखो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है हर एक वैल्यू के लिए। अगर मैं बात करूं कि 5π के ऊपर वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वैल्यू क्या आएगी आपको उससे मतलब नहीं है। ग्राफ आपका -∞ से +∞ तक बन रहा है, तो आपके x की पूरी वैल्यू क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। अगर x की पूरी वैल्यू इंक्लूड हो गई तो इस फंक्शन का डोमेन या फिर प्रांत अगर बोलें तो उस डोमेन को अपन क्या बोल देंगे, बिलोंग्स टू R। और बिलोंग्स टू R ही क्या बनता है, -∞ to +∞। यस और नो, बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज को अपन -∞ to ∞ बोलते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में अपन कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर यहां से अपन इसके रेंज की बात करते हैं, रेंज या फिर प्रेशर की अगर बात करते हैं, तो प्रेशर देखो क्या बनेगा, -1 से लेके 1, क्योंकि इसका ग्राफ क्या बन गया, बाउंडेड ग्राफ बन गया कि इसकी वैल्यू इससे लेके -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है। तो रेंज तो क्या हो गया, -1 to 1। अब देखो मैंने दोनों के ऊपर क्या लगाया है, क्लोज ब्रैकेट लगाया है। क्यों, क्योंकि π/2 की वैल्यू जो साइन की जो वैल्यू होती है -1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे 1 भी बनेगा, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे -1 भी बनेगा। जैसे π/2 के ऊपर भी 1 बन रहा है, इधर 5π/2 के ऊपर भी 1 बन रहा है, इधर 9π/2 के ऊपर भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। इसका ये फंक्शन कोडो कॉन्टिन्यूअस हो गया, डोमेन R हो गया, रेंज जो होगी वो -1 to 1 बनेगी। एंड अपन ये और बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन बनेगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका टाइम पीरियड क्या बन रहा है, देखो 0 से लेके अगर पाई की बात करते हैं तो 0 से लेके पाई के अंदर जैसा ग्राफ बन रहा है, पाई से लेके 2π के बीच में वैसा ग्राफ नहीं बन रहा। बहुत सारे बच्चे इसको क्या सोच लेते हैं कि सर जैसा ग्राफ ये वाला एक लूप इधर बन रहा था, एक लूप इधर बन रहा है, वैसा का वैसा ग्राफ बन गया। लूप से आपको मतलब नहीं है, आपको तो वैल्यू से मतलब है। ये वाली वैल्यू देखो, ऑल वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव में आ रही हैं, ये सभी वैल्यूज नेगेटिव में आ रही है। अब देखो अगर अपन यहां से इस इंटरवल की बात करते हैं, 0 से लेके 2π वाले इंटरवल की, अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूं यहां से लेके यहां तक, फिर वापस अगर अपन 2π वाले इंटरवल की बात करते हैं तो ये भी आपका ये 2π इंटरवल हो गया और ये भी क्या हो गया, 2π इंटरवल हो गया। देखो 0 से लेके 2π के बीच में जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही 2 से लेके 4π के बीच में ग्राफ बन रहा है। देखो ये पूरा एक लूप कंप्लीट हो गया, ये पूरा एक ब्रांच कंप्लीट हो गई यहाँ पे, फिर वापस सेकंड ब्रांच आएगी, ऐसे ही ये थर्ड ब्रांच। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस बनती रहेंगी। लेकिन अगर अपन बात करेंगे ये कितने टाइम पीरियड के बाद में रिपीट हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2π। हर एक 2π इंटरवल के बाद में आपका फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं इसका टाइम पीरियड जो होगा वो इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2π बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ये आपने y = sin x का ग्राफ देखा, अब अपन y = cos x का ग्राफ और देख लेते हैं। ठीक है, 2-3 जो फंक्शन है
दो तीन क्या आपको डोमेन और रेंज तो आपको सभी को पता होना चाहिए, इसके ग्राफ भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर साइन कॉस ये ट्रिगोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन तो कहीं ना कहीं डाल ही देगा। हाँ देखो सेकंड अपन देखते हैं y इक्वस टू कॉस ऑफ एक्स, y इक्वस टू कॉस ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनेगा। देखो ये 1 से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होगा ग्राफ, 0 बनेगा, यहां पे π/2 बनेगा, ये पाई, यहां पे 3π/2 और ये वापस यहां पे क्या बन जाएगा 2π। ये जो ग्राफ है वो आगे ऐसे रिपीट होता रहेगा, आप आगे ही बना सकते हो, इसको मैं डॉटेड बना देता हूं ऐसे करके, क्योंकि वैसा ही ग्राफ आगे बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। देखो यहां पे वैल्यू क्या बन रही है प्लस का 1 एंड यहां पे वैल्यू -1, वो सभी पॉइंट्स अपन यहां पे इसके लिए भी लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या बनेगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा या फिर सतत फलन बनेगा। सेकेंड अगर अपन बात करें इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन वही R बन जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू R। अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज बिलोंग्स टू वो भी -1 to 1 बन जाएगा। और देखो 0 से लेके 2π के बीच में जैसा ग्राफ बन रहा है, 0 से लेके 2π के बीच में जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही ग्राफ क्या होगा, ऐसे आगे की साइड बन जाएगा, 2π इंटरवल के बाद में बनेगा। अरे ये सोनो, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन बनेगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। एंड अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा, टाइम पीरियड को अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 2π बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अपन tan x cot x और सेकेंड कोसेकेंड x इन सभी के बारे में चेक कर लेते हैं। देखो ये ओनली नोट करने की बात है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्राफ अगर आपको पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, x एक्सिस के ऊपर ग्राफ को चेक कर लेंगे, y एक्सिस के ऊपर ग्राफ को चेक कर लेंगे, कितने इंटरवल में आपका ग्राफ बन रहा है वही उसका डोमेन और रेंज बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं y इक्वल्स टू थर्ड अपन देखते हैं y इक्वल्स टू tan x। ठीक है, अब देखो अगर अपन x इक्वल्स टू π/2 की बात करते हैं तो tan x की वैल्यू 90 डिग्री पे इंफिनिटी बनती है। अगर इंफिनिटी बन रहा है इट मींस वो इंफिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जहां जिस पॉइंट के ऊपर tan x की वैल्यू इंफिनिटी बनती है उस हर एक पॉइंट के ऊपर आपका ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यू ब्रेक होगा, क्योंकि इंफिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर अपन tan x का ग्राफ बनाते हैं तो tan x का ग्राफ देखो ये ऐसे ग्राफ बनता है, आपको याद रखना है, क्योंकि देखो मैंने ये पहले ही ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, कौन सा यही वाला इंटरवल क्यों लिया -π/2 से π/2 के बीच में। आप इस इंटरवल को याद रखोगे फिर उसको आप कॉन्टिन्यूसली ऐसे कैसे रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, ये जो इंटरवल है वही इंटरवल आपको याद रखना है। अब देखो वापिस π/2 के बाद में अब ये इंटरवल क्या हो गया, पाई हो गया। ऐसे π/2 के बाद में अगर अपन पाई ऐड करेंगे तो 3π/2 बनेगा। जैसी इस साइड इस ब्रांच में शेप हो रही है और वैसी शेप अपन यहां पे बना देंगे, यहां पे आपका 0 बनेगा, ये π/2 और इस साइड भी ऐसा कैसा ग्राफ चलता रहेगा, ये वाला ग्राफ भी आगे चलता रहेगा। अब देखो ये जो आपका ग्राफ बन रहा है वो उसमें π/2, ये अगर अपन डोमेन की बात करें, डोमेन का मतलब क्या हुआ, देखो x की वैल्यू अगर ये वाली लेता हूं मैं तो इसके रेस्पेक्ट में y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। देखो ग्राफ बन रहा है यहां पे 0 के ऊपर भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट लेता हूं तो उसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर मैं π/2 की बात करता हूं तो π/2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो देखो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि ये ग्राफ जो होगा वो π/2 को इस वाली पॉइंट को कभी टच ही नहीं करेगा। टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू इंफिनिटी बनती है, तो इंफिनिटी को तो अपन दिखाई नहीं सकते, तो अपन ये बोलेंगे आगे जाके पता नहीं कहां जाके वो इंफिनिटी बना होगा। अगर वो इंफिनिटी बना होगा तो ये वाले पॉइंट के ऊपर ये अपन ये भी नहीं बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू इस ग्राफ को कभी ना कभी कट करेगी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, वहां से कैंसिल आउट। इट मींस वो सभी पॉइंट अपन क्या कर देंगे, इसके डोमेन में से माइनस कर देंगे जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी बनती है। तो देखो अगर अपन इसके डोमेन की बात करते हैं
तो डोमेन क्या बनेगा, डोमेन बिलोंग्स टू बनेगा इन सभी वैल्यूज में, ऑल रियल वैल्यूज में से आपने कौन सी वैल्यू माइनस की, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इधर -π/2, -3π/2। इसको अगर अपन एक ही जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, π/2 के सभी ओड मल्टीपल्स को, π/2 के सभी ओड मल्टीपल्स में नेगेटिव मल्टीपल्स भी आ गए और पॉजिटिव भी आ गए, उन सभी को क्या कर देंगे अपन एक साथ में माइनस कर देंगे। देखो वो एक एक पॉइंट ही आ रहे हैं, फाइनाइट, चाहे 10 की पावर 6 पॉइंट होंगे लेकिन वो फाइनाइट पॉइंट्स हैं, मतलब π/2 के वो क्या आ रहे हैं, ओड मल्टीपल्स आ रहे हैं। उन मल्टीपल्स को अगर अपन रिमूव करेंगे तो कौन से ब्रैकेट का यूज करेंगे, करली ब्रैकेट का। अब देखो उन सभी पॉइंट्स को अगर मैं एक साथ में दिखाना चाह रहा हूं तो उसको अपन कैसा लिखेंगे, देखो 2n प्लस माइनस 1 इंटू ये π/2 बनेगा। अब देखो यहां पे एक चीज और यहां पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, वो बात में लिखूंगा, वो आपको देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्लियर करना जरूरी। यहां पे अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 0 पुट करता हूं, n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का π/2, ये दोनों पॉइंट माइनस हो गए। अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो 2 + 1 3π/2 बनेगा, π/2 बनेगा, माइनस कर दिया, फिर वापस 2 पुट करेंगे 5/2 बनेगा, ये माइनस हो गया। इट मींस आपने देखो यहां पे n की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो आप, 0, 1, -1, 3, 4, 5, 6 ऐसे सभी वैल्यू आप पुट करते रहोगे। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू मान लेता हूं 1/2 पुट करता हूं, 1/2 अगर मैं यहां पे पुट करूंगा क्या बनेगा, 2 × 1/2 कितना हो गया, 1 + 1, 2 इंटू π/2 क्या हो गया, पाई। लेकिन पाई के ऊपर तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स यहां पे अपन 1/2, 3π/2 ये सभी वैल्यू नहीं ले सकते, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू i, ये भी यहां पे दिखाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई है तो आपने उसका सॉल्यूशन अभी तक गलत लिखा है, रॉन्ग आपका आंसर है। क्योंकि कई बार जो है वो ऑप्शन के अंदर ये तो दे रखा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यही दे रखा होगा, r - 2n + π/2, ये वाली कंडीशन हटा देगा। सेकंड ऑप्शन डालेगा r - 2n + π/2 और सेकंड ऑप्शन में n बिलोंग्स टू i ऐड कर देगा। क्लियर होगी सभी को बात, क्योंकि n बिलोंग्स टू i होगा तभी तो वो π/2 के ओड मल्टीपल बनेंगे और अपन को वही वाले पॉइंट माइनस करने हैं। इट मींस अपन इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू अपन यहां पे पुट नहीं कर सकते। तो आपने क्या कर दिया, ऑल सभी रियल वैल्यूज में से वो सभी पॉइंट्स माइनस कर दे जहां पे ये वैल्यू क्या दे रहा था, इन्फिनिटी दे रहा था। अरे ये सो नो, अब देखो इन्फिनिटी दे रहा है तो आपका ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो अपन ये बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या बनेगा, डिसकंटीन्यूअस। ये आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बन जाएगा, असतत फलन बन जाएगा। थर्ड, अगर अपन इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज बिलोंग्स टू, देखो वाई एक्सिस की अगर बात करेंगे तो वाई एक्सिस में ग्राफ देखो ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे को अपन क्या लेंगे, माइनस का इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, कहां तक जा रहा है, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपका ग्राफ मूव कर रहा है तो वाई की आपने सभी वैल्यूज को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अगर सभी वैल्यूज इंक्लूड हो चुकी हैं इट मीन उसकी रेंज क्या बन जाएगी, R बन जाएगी, कैपिटल R हो गया, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू अपन इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को। देन इसके बाद में अगर अपन बात करें कि ये फंक्शन पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे, देखो पाई इंटरवल के बाद में, हर एक इंटरवल के बाद में आपका ग्राफ क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका टाइम पीरियड भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या बनेगा, इक्वल्स टू, अपन ये बोल सकते हैं इसका टाइम पीरियड पाई बन जाएगा, क्योंकि पाई इंटरवल के बाद में आपका ग्राफ रिपीट हो रहा है। क्लियर है सभी को। ऐसे अपन क्या करते हैं, 10x का ग्राफ और बना देते हैं, 10x का ग्राफ और बना देते हैं। देखो यहां पे अगर अपन 10x का ग्राफ बनाएंगे तो सॉरी कोट x का ग्राफ, 10x के ग्राफ में तो अपन ने क्या किया था, -π/2 से पहले π/2 वाला ग्राफ बनाया था। कोट x वाले केस में अपन क्या करते हैं, 0 से लेके पाई वाला ग्राफ पहले बनाते हैं। देखो मैंने यहां पे कोट x का ग्राफ बनाना है, ये कोट x, पहले अपन कौन सा ग्राफ बनाएंगे, 0 से लेके पाई वाला ग्राफ, और उसमें ग्राफ की शेप जो होगी वो 10 वाले का जस्ट
उल्टा बन जाएगा। देखो यहाँ पे 0 बन रहा था, पहले ग्राफ 10x का ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इसका ऐसे स्टार्ट होगा 0 से लेके π/2 और ये पाई। अरे वैल्यू पुट कर करके अपन ने ग्राफ बनाया है, लेकिन ये ग्राफ आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये 0 से लेके पाई, जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको इसका मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा कि ये ग्राफ कैसे बनाए, क्योंकि आपको अभी तक ये नहीं पता कि पाई के ऊपर वैल्यू आपने 0 कैसे बताई। अगर मैं बात करता हूं आगे 3π/2 या फिर और भी 3π/4 7π/6 ये सभी पॉइंट्स आएंगे, तो उन पॉइंट्स के बारे में आपको पता नहीं है कि उन पॉइंट्स के ऊपर अपन ने वैल्यू कैसे निकाली है। तो अभी तक इतना ही काफी है आपके लिए कि अपन ने जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ की शेप कैसी बन रही है और कौन से पॉइंट कहां पे आ रहे हैं। क्लियर है सभी को? हाँ देखो, ऐसा कैसा ग्राफ इस साइड बनता रहेगा, तो यहां पे पाई था तो ये यहां पे 2π बनेगा और ये 3π/2 बन जाएगा। ऐसा कैसा ग्राफ इस साइड भी रिपीट होता रहेगा। अपन ये डॉटेड कर देते हैं ऐसे कि ग्राफ इस साइड भी चलता रहेगा। देखो अगर इस ग्राफ की अपन बात करते हैं तो ये ग्राफ कहां पे डिसकंटीन्यूअस बन रहा है, पाई के ऊपर बन रहा है। पहले वो 3π/2 के ऊपर क्या बन रहा था, ब्रेक हो रहा था, क्योंकि पाई के ऊपर उसकी वैल्यू अब की बार इंफिनिटी बन रहा है। पीछे वाले केस में π/2 के ऊपर इंफिनिटी बन रहा था, तो अपन π/2 वाले सभी पॉइंट माइनस कर रहे थे। अब की बार अपन क्या करेंगे, पाई के सभी मल्टीपल 0 2π 3π 4π 6π, इसका मतलब इवन और ओड सभी मल्टीपल्स को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन सही है इसके लिए, डिसकंटीन्यूअस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 0 पाई के हर एक मल्टीपल के ऊपर ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो डिसकंटीन्यूअस बन जाएगा। डोमेन के अंदर कौन कौन से पॉइंट माइनस करने हैं, देखो 0 माइनस करना है, पाई माइनस करना है, 2π माइनस करना है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट में से मैं माइनस कर देता हूं nπ। इन सभी पॉइंट में से मैंने nπ को माइनस कर दिया और n बिलोंग्स टू i कर दिया। देखो यहां से अगर मैं n की वैल्यू यहां पे इंटीजर की बात कर रहा हूं तो 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस हो गया। अब 1 पुट करेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2π माइनस हो गया। ऐसे ही अगर n की वैल्यू इंटीजर पुट करते रहेंगे तो ये सभी पॉइंट्स यहां से एक साथ में मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये जनरलाइज इसका सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है सभी को? राइट। अब देखो अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज वही देखो, यहां से मैं क्या करता हूं, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करता हूं। देखो y एक्सिस में मूव कर रहे हैं, आगे तक मूव कर रहे हैं और आगे तक कहां तक, प्लस से इन्फिनिटी को अप्रोच कर गए। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से मैंने स्टार्ट किया और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। अगर कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा मतलब y एक्सिस के हर एक वैल्यू आपने इंक्लूड कर ली है। अगर इंक्लूड कर लिया तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, r बन जाएगी। बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है। 0 से लेके पाई से लेके 2π 2π से लेके 3π, हर एक इंटरवल में ग्राफ रिपीट होता रहेगा। तो रेंज r बन गई, पीरियोडिक फंक्शन है। टाइम पीरियड क्या बनेगा, इसके लिए भी पाई बनेगा। अरे क्लियर है सभी को? हाँ ये फोर्थ पॉइंट था, ये फोर्थ ग्राफ हो गया। इसके बाद में अपन y इक्वल्स टू सेकेंड एक्स और कोसेकेंड एक्स का ग्राफ और देख लेते हैं। y इक्वल्स टू सेकेंड एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। देखो सेकेंड एक्स जो होता है वो आपको ये पता है कि 1/cos x के इक्वल होता है। इट मीन्स cos x का ग्राफ जहां पे नहीं बनेगा वहां पे सेकेंड एक्स का ग्राफ बनेगा। अरे एक रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है, व्युत्क्रम होने का मतलब क्या है, जहां पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां पे ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। रेसिप्रोकल का मतलब तो वही हुआ। तो यहां पे देखो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं सेकेंड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए cos x का ग्राफ बनाता हूं। क्यों बनाता हूं इसका रीजन भी आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपन को ये आइडिया लग जाएगा कि cos x का ग्राफ जहां पे बन रहा है, जिस इंटरवल में बन रहा है उस इंटरवल में तो सेकेंड एक्स का ग्राफ नहीं बनेगा। तो देखो ये जो मैं डॉटेड ग्राफ बना दे रहा हूं, हाँ ये मैंने ग्राफ बनाया किसका, ये मैंने ग्राफ बना दिया है कोस एक्स का। आपने ग्राफ किसका बनाना है, सेकेंड एक्स का। अब देखो सेकेंड एक्स की वैल्यू इंफिनिटी कहां पे बनेगी, जहां पे cos x 0 बनेगा, क्योंकि 1/0 आपका सेकेंड क्या बन गया, इंफिनिटी। cos 0 कहां पे बनता है,
π/2 के ऊपर π/2 के जितने भी ओड मल्टीपल होंगे उन सभी ओड मल्टीपल्स के ऊपर ये क्या बनता है, 0 बनता है। तो अपन देखो अगर कोसेक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका π/2 बन गया, ये पाई हो गया, यहां पे 3π/2, फिर 2π, 5π/2 एंड ये 3π बन जाएगा। π/2 के ऊपर सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, इंफिनिटी बनेगी। तो अपन ये बोल देते हैं, सॉरी cos π/2 की वैल्यू यहां पे क्या बनती है, cos π/2 0 बन जाएगी, तो ये इंफिनिटी ऐसे बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। ये तो अपन ने किसका ग्राफ बना दिया, साइन का ग्राफ बना दिया। तो साइन का ग्राफ बना रहे हैं तो यहां पे अपन क्या करते हैं, कोसिकेंड का ग्राफ बना लेते हैं। कोसिकेंड ऑफ एक्स, और कोसिकेंड क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसिकेंड एक्स साइन का क्या बनेगा, रेसिप्रोकल बनेगा। अब देखो साइन की वैल्यू 0 कहां पे बनती है, 0 पाई के ऊपर। अगर ये 0 बनेगा तो cos x वहां पे क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। 0 के ऊपर ये इंफिनिटी बनेगा, π/2 के ऊपर ये क्या बन रहा है, 1, तो cos π/2 के ऊपर ये कोसिकेंड पे भी ये क्या बन जाएगा, 1, मतलब ग्राफ है यहां से तो स्टार्ट होगा और ऐसे ऊपर की साइड पाई के ऊपर वापस क्या बनेगा, इंफिनिटी। इट मींस इसका ग्राफ जो आएगा वो ऐसे, 0 के ऊपर भी इंफिनिटी, ये इंफिनिटी बना दिया, π/2 के ऊपर 1 और पाई के ऊपर भी इंफिनिटी, मतलब ग्राफ वापस ऊपर की साइड जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको पता लगेगा कि जिस ग्राफ में cos sin x का ग्राफ बन रहा था उससे ऊपर वाले इंटरवल में ही क्या बन रहा है, कोसिकेंड x बन रहा है। ऐसे ही अपन क्या करते हैं, यहां पे नेक्स्ट इंटरवल के अंदर और वैल्यू चेक कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट इंटरवल में अगर वैल्यू चेक करते हैं अपन, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जहां पे ये वाला शार्पनेस बन रहा है कोस साइन का, जस्ट उसका अपन उल्टा बना देंगे तो ऐसा ही ग्राफ है यहां पे इस साइड चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ऊपर की साइड ये वाला ग्राफ चलता रहेगा। अरे क्लियर है सभी को, ऐसा ही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में चलता रहेगा। ये यहां पे आपका पॉइंट अगर अपन बताते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया, माइनस का π/2 बनेगा और ये पॉइंट माइनस पाई हो गया। ये जो मैं डार्क वाला ग्राफ बना रखा है, मैंने ब्लैक वाला जो ग्राफ बना रखा है वो किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है कोसिकेंड एक्स का ग्राफ है। अरे क्लियर है सभी को, ये सबसे सिंपल मेथड है, सबसे आसान तरीका भी है लंबे टाइम तक याद रखने का, क्योंकि अपन ने यहां से cos x, sin x और कोसिकेंड x को दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, आपको बिल्कुल यहां से सब चीजें क्लियर हो रही हैं कि जिस इंटरवल में sin x आ रहा है उस इंटरवल में आपका कोसिकेंड x नहीं आ रहा। अब देखो अगर अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, बिल्कुल है, पाई के ऊपर ब्रेक हो रहा है, 2π के ऊपर, 3π के ऊपर ब्रेक हो रहा है। हाँ, डोमेन के अंदर r माइनस कौन से पॉइंट कर रहे हैं अपन, 0π, 2π, 3π, यही वाले पॉइंट अपन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। डोमेन भी यही बनेगा। रेंज की अगर अपन बात करते हैं तो रेंज देखो, रेंज क्या बन रहा है, इससे नीचे y एक्सिस में जा रहे हैं तो इससे जस्ट नीचे जा रहे हैं एंड इसे जस्ट ऊपर जा रहे हैं। -1 इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल -1 भी इंक्लूड हो रहा है और +1 भी इंक्लूड हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, जो आपने r लिखा था, देखो अगर ये वाला इंटरवल अपन नहीं हटा रहे होते, अगर ये वाला पॉइंट इंटरवल नहीं हटा रहे होते अपन, तो आंसर क्या लिखते हैं अपन, -∞ से लेके +∞ तक। अब अपन क्या करते हैं, -∞ से +∞ में से अपन क्या माइनस करेंगे, ये वाला इंटरवल माइनस कर देंगे। मतलब क्या, -1 से लेके 1 ये वाला इंटरवल अपन माइनस कर देंगे, और जो आपका r है वही तो -∞ से लेके इंफिनिटी है, तो r माइनस इसमें से आपने क्या माइनस किया, ओपन इंटरवल -1 to 1। देखो मैंने यहां पे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि -1 के ऊपर ओपन क्यों लगाया। अरे इसका मतलब क्या हुआ, -1 को आपने माइनस किया है, माइनस किया मतलब हटा दिया। हटाने का मतलब क्या हुआ कि -1 जो है वो कोसिकेंड x की वैल्यू नहीं बन रही होगी, लेकिन वो तो बन रही है। अरे ये सोनू, कोसिकेंड x की वैल्यू -1 भी तो बन रही है। कहां पे बनती है, -π/2 पे बनती है, -3π/2 के ऊपर बनती है, -π/2 के ऊपर बनती है। मतलब है कि अगर आपने -1 को माइनस किया है मतलब उनको हटाया है, उनको हटाया मतलब -1 उसका रिजल्ट आया होगा, बिल्कुल। तो वो वाली चीज मैंने यहां पे ओपन ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट कर दिया, तो रेंज बिलोंग्स टू r -1 to 1 बन जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है, देखो बिल्कुल ये यहां से लेके यहां तक ये वाला इंटरवल देखो, ये 2π इंटरवल हो गया। देन इसके बाद में आगे और एक ब्रांच और आएगी,
ऐसा ही ग्राफ क्या होगा, वापस रिपीट होगा। तो इसका ये पीरियोडिक तो है, लेकिन टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। अरे यस और नो? ये अपन ने किसका ग्राफ बनाया है, फिफ्थ ग्राफ है ये, y इक्वल्स टू कोसेकेंड एक्स का। अपन नेक्स्ट ग्राफ और बना देते हैं एक y इक्वल्स टू सेकेंड एक्स का, ठीक है। y एक्स इक्वल्स टू सेकेंड एक्स का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले कोस एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले अपन क्या करते हैं, कोस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये y इक्वल्स टू 5 एंड 6, y इक्वल्स टू सेकेंड एक्स, इसको अपन 1 बाई कोस एक्स लिख सकते हैं। देखो कोस एक्स का जो ग्राफ बनता है वो ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर से मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। ऐसा ही ग्राफ है इस साइड बन जाएगा। हां अब देखो, जैसे अपन ने कोसेकेंड एक्स का ग्राफ बनाया था उसमें तो अपन ने वैल्यू पुट की थी, लेकिन इसमें तो अपन डायरेक्टली दिमाग लगा सकते हैं। कैसे दिमाग लगाएंगे कि जहां पे वो शार्पनेस बन रहा था उसके ऊपर की साइड आपने ग्राफ बना दिया होगा, यहां पे भी अपन ने वही वाली चीज करने वाले हैं। देखो जहां पे शार्पनेस बन रहा है वहीं पे आपने ये वाला ग्राफ बना दिया। इट मीन्स यहां पे आपका क्या बना होगा, यहां पे इन्फिनिटी बना होगा, ये 0 बनेगा, ये π/2 बनेगा, ये पाई बनेगा, और ऐसा ही ग्राफ नीचे की साइड बनेगा। यहां पे यह पॉइंट हो गया आपका माइनस का π/2, ये माइनस पाई और माइनस का 3π/2 बन जाएगा। और ऐसे नीचे की साइड अपन ग्राफ बना देंगे। क्लियर है? ऐसे ही अगर अपन आगे वाला एक पोर्शन और बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे वाला आगे बनता रहेगा। ठीक है, वही चीज है जो अपन ने वहां पे पहले देखी है। अब देखो डिसकंटीन्यूअस बन रहा है, बिल्कुल डिसकंटीन्यूअस आपका ग्राफ बन रहा है, डिसकंटीन्यूअस बन रहा है। हाँ सेकंड पॉइंट, डोमेन। डोमेन के अंदर से देखो कौन से पॉइंट हटाने, अब की बार आपको पॉइंट हटाने, यहां पे π/2 बनेगा, ये यहां पे पाई बनेगा, ये 3π/2। π/2 के ओड मल्टीपल्स माइनस करने हैं, तो अपन यहां पे देखो 2n + -1 और इनटू में π/2, ये पॉइंट माइनस कर देते हैं। डोमेन में क्या आ रहा है, रेंज। डोमेन ये वाला आ गया, रेंज में वही वाली रेंज बन रही है। देखो अब -∞ से +∞ तक आपने -1 से लेके 1 तक हटा देना है, हटा दिया। पीरियोडिक बन रहा है, बिल्कुल पीरियोडिक बन रहा है। देखो इस इंटरवल, इस टाइम पीरियड के बाद में ये 2π टाइम पीरियड हो गया। ऐसे ही आगे वाला ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा। 2π इंटरवल के बाद में टाइम पीरियड भी आपका क्या बन जाएगा, 2π बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को? ठीक है, ये वाली चीज आप नोट करो। ये अपन ने अभी किया है क्या, डोमेन एंड रेंज के अंदर काम आने वाली चीज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अपन ने अभी तक ओनली ग्राफ बताया है। ग्राफ के साथ साथ में अपन ने उसकी डिसकंटिन्यूटी, डोमेन, रेंज, पीरियोडिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या बनेगा, वो सब चीजें अपन ने यहाँ पे एक बार देख ली है। ठीक है, आगे अपन ITF और देखेंगे, या फिर ग्राफ ही अपन को देखना है तो ITF का ग्राफ अपन और देख लेते हैं। ITF या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अपन ग्राफ और देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये भी आपका एक +2 के अंदर पूरा चैप्टर आने वाला है। तो अगर अपन पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे और यहां पे तो अपन पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, इट मींस ये बहुत बड़ा रहा होगा। अगर ये बहुत बड़ा रहा होगा तो उसका बहुत ही स्मॉल पार्ट अपन यहां पे बस देखने वाले हैं। वो इसलिए देखने वाले हैं कि डोमेन एंड रेंज के अंदर इसका थोड़ा बहुत यूज होने वाला है, वो चीज अपन यहां पे देख लेते हैं। देखो ITF के अंदर कौन सी चीज काम आएगी, एक तो उसका डोमेन और रेंज और ग्राफ। फर्स्ट अपन देखते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स को अपन y इक्वल्स टू, देखो साइन इनवर्स x, ये क्या है, साइन इनवर्स x, ऊपर आपने क्या लगाया है, माइनस, इसको अपन इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इसका ग्राफ क्या बनता है, ये ग्राफ बनेगा -π से लेके -1 से लेके 1 के बीच में, और यहां पे वैल्यू बनती है -π/2 से
π/2। देखो ये वाली जो वैल्यू बनी है, अब इनवर्स अपन किसी भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था उसका इनवर्स निकाला होगा। इनवर्स क्या होता है, y = x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनता है। और अगर कोई फंक्शन दे रखा होगा, इनवर्स अपन उसका ऐसे नहीं निकाल सकते, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 का मतलब एक एक ही, और ऑन टू का मतलब आच्छादक। कोई भी फलन अगर 1 1 और एक एक ही होगा, या फिर ऑन टू या फिर ऑन टू या फिर 1 1 होगा, तभी उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इट मींस ये वाली सब चीजें तो अपन का यहां देखना एक साथ में पॉसिबल नहीं है। अपन चैप्टर जब पढ़ेंगे अपन सब देखने वाले हैं सब चीज। तो ये जो अपन का ग्राफ बनाया है, उन सभी डेफिनेशंस का यूज करके y = x के रेस्पेक्ट में आपने मिरर इमेज लेके फिर ये वाला ग्राफ बनाया है। बस आपने इतना याद रखना है कि ये फंक्शन क्या होता है, एक बाउंडेड फंक्शन होता है। इसका डोमेन तो बनता है, डोमेन क्या होता है, देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस कहां से कहां तक ग्राफ बना रहे हैं अपन, -1 से लेके 1, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बनता है -1 से लेके 1, एंड इसकी रेंज बनती है बिलोंग्स टू, रेंज देखो -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2, ये इसकी रेंज बनती है। सेकेंड अपन देखते हैं y = cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, ये बनता है 0 से लेके पाई के बीच में। ये यहां पे -1 बनेगा, ये 1 हो गया, यहां पे π/2, देन इसके बाद में यहां पे पाई बना होगा, ये 0 बन रहा है। देखो अगर इसके डोमेन की बात करते हैं अपन, तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या बन रहा है, -1 से लेके 1, -1 से लेके 1। और अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई के बीच में, ये 0 से लेके पाई बन जाएगा। क्लियर है सभी को। सेकेंड थर्ड अपन और देखते हैं, y = tan इनवर्स x। y = tan इनवर्स x का ग्राफ बनता है, देखो -π/2 से π/2 के बीच में, ये 0 था यहाँ पे -π/2 और ये π/2। साइन का ग्राफ होता है, tan का ग्राफ है, इस साइड से स्टार्ट होता है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ। देखो अगर अपन डोमेन की बात करते हैं तो -∞ से लेके +∞ तक ग्राफ बन रहा है आपका, -∞ से लेके +∞। देखो मैंने आपको ये बताया, डोमेन के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को मेजर करते हैं कि कितने इंटरवल तक आपका ग्राफ बन रहा है, -∞ से लेके +∞ तक। और रेंज के लिए अपन क्या करते हैं, y एक्सिस को मेजर करते हैं, तो -π/2 से लेके π/2। तो यहां से देखो आपके पास में अगर अपन डोमेन को बताएंगे तो डोमेन बिलोंग्स टू तो क्या बनेगा, r बन जाएगा, या फिर -∞ टू ∞ बन जाएगा। एंड अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज बिलोंग्स टू क्या हो गया, -π/2 से π/2। देखो -π/2 से लेके π/2, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये वाला ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, -π/2 के ऊपर भी ओपन और π/2 के ऊपर भी ओपन लगाना पड़ेगा। ये अपन ने y = sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x का ग्राफ बनाया है। देखो अभी एक ग्राफ जो है वो आपको और काम आने वाला है, वो अपन देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस वगैरह जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फोर्थ है y = cot इनवर्स x। फोर्थ है y = cot इनवर्स x। y = cot इनवर्स x का ग्राफ बनता है 0 से लेके पाई के बीच में, ये वाला ग्राफ बनेगा, ये 0 हो गया, यहां पे पाई बनेगा, 0 से लेके पाई में आपने ग्राफ बनाया। देखो tan का ग्राफ तो इस साइड से स्टार्ट हो रहा था और कोट का ग्राफ है इस साइड से स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे बन रहा आपका π/2 एंड पाई। देखो अगर अपन डोमेन की बात करते हैं तो नेगेटिव -∞ से आपने स्टार्ट किया और पॉजिटिव ∞ तक अपन मूव कर सकते हैं। तो डोमेन बिलोंग्स टू तो बनेगा बिलोंग्स टू r, या फिर -∞ टू अपन इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। और अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई बन जाएगा। अब देखो इसके बाद में दो फंक्शन और रह गए आपके, एक तो सेकेंड इनवर्स एक्स रह गया, एक कॉसेकेंड इनवर्स एक्स रह गया। वो अपन का अभी काम नहीं आने वाला है इस वाले चैप्टर के अंदर। बाकी आईटी अपन पढ़ेंगे तो सब चीजें अपन बाद में देखने वाले हैं। ये चार जो हैं इनके डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। इन सभी के ऊपर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के लिए काफी है इतना। थैंक यू।